तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ट्रंप बयान दे देते हैं और फिर तेल की कीमतें कम हो जाती है। सौरभ शुक्ला साहब, ये क्या जानबूझ के ये बयान दिए जाते हैं क्या कि तेल की कीमतें बढ़ती हों तो जाहिर तौर पे यूएस में भी इसका असर पड़ता होगा, इन्फ्लेशन पर असर पड़ता होगा? पहला सवाल तो ये। दूसरा कि वहाँ के लोगों का प्रेशर नहीं रहता है, वहाँ के सिपह सलाहकार जो उनके कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो लोग सजेशन नहीं देते हैं कि अब हो गया बहुत, अब युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाशिए, क्योंकि जनता परेशान है और फिर मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी? लक्ष्मण, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पर पहले मैं एक चीज कहूं, जो एम्बेसडर प्रभुदयाल ने कहा, ये आपने बहुत बढ़िया एक पैनल यहाँ पर आज इकट्ठा किया है। और एम्बेसडर प्रभुदयाल को तो भारत सरकार को प्रवक्ता नियुक्त करना चाहिए। इतनी बढ़िया और पेचीदा मामले में वो बात करते हैं बढ़िया से। और सारे अच्छे पैनलिस्ट, जो आपने बात कहा उस पर मैं आऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है, एक मैंने पहले भी मैं इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करता हूं, और व्हाइट हाउस का जो कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रुप में उसका मेंबर हूं, उनके अलावा वहां पर किसी की भी राय नहीं चलती है। जो उनके सबसे नजदीकी सलाहकार भी जो हैं, कई बार उनको भी ट्रूथ सोशल से पता चलता है कि राष्ट्रपति का मन क्या है। तो ये मैं बताऊं, खाली उनके मन में जो है, उनकी मन की बात कोई नहीं जानता। दूसरी बात जो है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो वो बात कहते हैं, उनके दिमाग में मिड टर्म्स जो पोल्स हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टीज के चाहे स्ट्रेटेजिस्ट हो, मेरी कई लोगों से बात हुई, उनके कई कैबिनेट मेंबर्स भी जो हैं, अभी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था जो दूसरा हुआ, मैं उसमें था वहां पर, और कई उनके कैबिनेट मेंबर्स से इनफॉर्मली बात हो रही थी। तो सब चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो, पर एक एस्केप स्ट्रैटेजी जो है उसमें ये बहुत अहम है कि ऐसा सामने आए कि अमेरिका अपने टर्म्स पे ये जो लड़ाई है वो बंद कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईआरजीसी और जो ईरान है कोई भी शर्तें ना माने, नहीं तो जो आगे मिड टर्म्स होंगे, जो 100 से भी कम दिन रह गए हैं, उसमें वो भारी नुकसान हो सकता है। वहां डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको फायदा हो सकता है, और उससे राष्ट्रपति की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती है। हालांकि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो सेट है, उसमें कुछ नहीं होगा। जब तक दूसरे चुनाव नहीं होते वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। पर एक जो से कहते हैं कि कांग्रेस में अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिसका पूरा चुनाव होगा नवंबर में, अगर वो निकल जाता है उनके हाथ से, तो काफी उनके लिए आगे परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एक तो वो रहे। दूसरी बात है कि इससे जो मार्केट सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, नहीं तो उस पर बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, निचाल होता है। अगर नीचे चला जाता है, अगर लोगों को लगेगा कि ये वॉर कंटिन्यू करता रहेगा। पर सबसे बड़ी जो क्षति हो रही है वो पूरी दुनिया में हो रही है, भारत में बहुत क्षति हो रही है। क्योंकि देखिए, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कई आपके पैनलिस्ट ने भी बात कही और मैं भी उस पर बात करना चाहूंगा, वो उसका भी बहुत क्रिटिकल रोल है, और अभी उस पर भी कोई डील जो है आगे नहीं आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम बिल्कुल इसको सिक्योर करेंगे, और वहां अमेरिकी सेना भी है, पर वो नहीं चाहते। उनके एक जो सलाहकार है, उन्होंने कहा है कि अभी आप ईरान के साथ कॉन्फ्रंटेशन और मत करें, क्योंकि इससे और बात जो बैक चैनल में हो भी रही है वो बिगड़ जाएगी। तो ये काफी मुद्दा, जिसे कहते हैं, पेचीदा स्थिति में कहूंगा। और मुझे लगता है कि अभी जो संकट के बादल हैं वो अभी मंडराए रहे हैं, वो अभी हम उससे उभरे नहीं हैं। हम लोग अभी उससे उभरे नहीं है, जनता भी चाहती है, वहाँ के सिपह सलाहकार भी चाहते हैं। दूसरी जो चीज़ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात, कमर आगा साहब ने एनरिच यूरेनियम की बात की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कमर आगा साहब, जब पिछली बार समझौता हुआ था तो हुआ था कि ओमान और ईरान मिल करके कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालेंगे। फिर जो हम लोग समझ पाए वो ये कि ये ओमान के रास्ते से अमेरिका ने कोई एक रास्ता बना लिया, जिससे बगैर ईरान से पूछे हुए तेल के जहाज आने जाने शुरू हो गए। तो इससे ईरान नाराज हो गया, तो फिर उसका बात आगे बढ़ गई, फिर नतीजा निकला कि सीज फायर टूट गया। अब ओमान किसके साथ रहेगा? ईरान के साथ रहेगा कि अमेरिका के साथ रहेगा? देखिए, ओमान बहुत छोटा देश है, और ये लोग जो हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत निर्भर हैं। चाहे ओमान हो, सऊदी अरबिया हो, या यूएई, कतर, बहरीन, ये सभी देश अमेरिकन प्रोटेक्शन में आते हैं, जिसे कहना चाहिए। अमेरिका इनको इनकी सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये है कि ओमान चाहता तो यह है कि वो ईरान के साथ रहे, इसलिए कि उसका उसमें फ़ायदा है। दूसरी बात ये भी है कि उसने कई बार कहा, जब ओमान के वहाँ पे वो गए थे किंग
अमेरिका में बातचीत हुई वहाँ पे इस मुद्दे को लेके, लौट के आके उन्हीं ने फिर दोहराया कि नहीं, हम ईरान और जो है और ओमान मिल के सऊदी अरबिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे और उसमें थोड़ा सा लेवी भी चार्ज करेंगे। इस तरह की वो बात कई बार कह चुके हैं। ईरान के ऊपर जब अमेरिकन प्रेशर आता है तो वो अमेरिका वाली बात, और उन्हीं ने कोशिश ये भी की कि एक रीजनल सोल्यूशन बन जाए जिसमें गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के सभी देश और ये मिल के करेंगे और टोकन फ़ीस ली जाएगी, उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उम्मीद ये है कि ये दोनों देश मिल के ही होगा। अब सवाल ये है कि क्या टोकन फ़ीस लगेगी या नहीं लगेगी, या लगेगी तो कितनी लगेगी, बहुत सी चीज़ें हैं। ये एक बार बातचीत शुरू होगी तो ये तो मसले तय होते होते बहुत समय लगेगा इनको सही होने का, लेकिन एक इन प्रिंसिपल स्टैंड लिया जा सकता है, जैसे पिछली दफ़े लिया गया था कि 60 दिन तक जो जितने भी जहाज़ हैं वहाँ से जाएंगे आएंगे, उनसे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ये एरिया ये पीरियड बढ़ाया जा सकता है और लंबा किया जा सकता है, और इस पीरियड में वो फिर बातचीत की जा सकती है कि क्या होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि वन तरफा बात नहीं चलेगी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ है। वो गए थे तेल के लिए, उन्हीं ने कहा था कि हम रिजीम बदलने जा रहे हैं, न तो रिजीम बदल पाए न, और बल्कि हुआ ये कि उस जो रिजीम बात करने पे राज़ी थी, जैसे कि अभी एम्बेसडर ने भी बताया और शुक्ला जी भी बात कर रहे थे और भी हमारे पैनलिस्ट ने, उसको हटा के और हार्ड लाइनर वहाँ पे आ गए। फिर तीसरी बात ये हुई कि ईरान बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर गया वहाँ अरब कंट्रीज़ के अंदर। और तीसरी एक चीज़ और भी हुई इस पूरे युद्ध में कि इजराइल की जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है उसको भी चैलेंज कर रखा है ईरान ने, जो अमेरिकन कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत से मसले आ गए हैं, तेल भी नहीं मिला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी हाथ से जाती भी जा रही है। तो ट्रम्प के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस तरह से क्या एग्ज़िट स्ट्रेटजी कुछ न होने की वजह से इस प्रॉब्लम में वो खुद फंस गए हैं। अब ये है कि अच्छा, यूरोप उनकी साथ नहीं दे रहा कि यूरोप आए बीच में मध्यस्थता करे, और एक जैसे पहले हुआ था 5+1, अब वो चाहते हैं कि खुद डायरेक्ट अमेरिका ईरान के बीच में हो। इससे पहले 5+1 थे, जर्मनी भी जुड़ा हुआ था, यूरोप भी जुड़ा हुआ था, तो काफ़ी प्रेशर था ईरान के ऊपर। ईरान इस समय ये लोग जो हैं एक रिवोल्यूशनरी लोग हैं, इनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है, इनको ये दे आर वेरी प्राउड। और ईरानियन वैसे भी अपने को आर्यन समझते हैं और बहुत ज़्यादा पुरानी सभ्यता से के लोग हैं, कहते हैं कि हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है और ये आसानी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन ये है कि इनकी जो कोर टीम है उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी स्ट्रेटजी थी कि अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाओ और फिर उसके बाद इनसे कंसेशंस लो। कंसेशंस में वो चाहते हैं कि उन्हें वार रिपेरेशन, यानी जो खर्चा हुआ, नुकसान हुआ है, उसका पैसा मिले। फ्रोजन एसेट्स जो उनके हैं यूरोप में और अमेरिका में, और आपसे पूछूं सर, 100 बिलियन से भी ज़्यादा के। एक चीज़ और पूछूं कमर आगा साहब कि इतना बर्बाद होने के बाद जाहिर तौर पे यूएस ने इतना हमला किया, इतने बम बरसाए, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किए, इतना कुछ हमला करने के बावजूद ईरान सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा है कि हम तो बड़े ही राष्ट्रभक्त हैं, हमारी बहुत ही पुरानी विरासत रही है, डर नहीं है उनके अंदर? नहीं, देखिए, बिल्कुल डर नहीं है। अब वो बात क्या कर रहे हैं, जब इन्हीं ने कहा कि हम ग्राउंड फोर्सेस भेजेंगे तो उन्हीं ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो है यूएई और बहरीन के अंदर जाके उनसे लड़ाई करेंगे, उनका जो कोस्टल एरिया है उसको कब्जा कर लेंगे और उस पर जाके करेंगे। एंड दे हैव कैपेबिलिटी, यूएई भी जानता है, बहरीन भी जानता है, इन दोनों के पास कोई नेवल फोर्स तो बहुत मामूली सी है, फोर्स है ही नहीं, और अमेरिका ने पिछली दफ़े भी नहीं प्रोटेक्ट किया था। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट आ गया कि जो कुवैत के अंदर अमेरिकन वहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको भी टारगेट करेंगे, वो कई बार कर चुके हैं और रिपोर्ट ये है कि वहाँ पे काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। जॉर्डन के अंदर भी उन्हीं ने अटैक किया, जॉर्डन ने भी कुछ नहीं किया। तो वो उनका देखिए ये है कि वो 40 साल से वो कहते हैं हमारे पास वो चल रहा है, सैंक्शंस हैं और हमारे ऊपर हर तरह की प्रतिबंध लगे हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग से हम बाहर हैं, हम ट्रेड नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास इतना तेल, इतना गैस, गोल्ड, कॉपर,
आयरन और हर चीज़ मौजूद है, उसके बाद भी हम लोग नहीं, और एक बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं हम लोग, फिर भी हमारे साथ ये, हमने किसी मुल्क पे पहले अटैक नहीं किया था इससे पहले इस युद्ध से। तो अब वो ये चाहते हैं कि सैंक्शन हर हालत में हटे। उनकी मेन डिमांड जो है वो सैंक्शन है, और फिर ये उनके फ्रोजन एसेट हैं ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करें। इसी के सैंक्शन के दौरान उन्हीं ने अपने जो रिकंस्ट्रक्शन वहाँ पे जो किया था, वहाँ के ऊपर सद्दाम हुसैन की वार में 8 साल वार लड़ी इन लोगों ने, और तब भी सरेंडर नहीं किया। उस समय तो सेना भी नहीं थी इनकी, क्योंकि जो सेना थी वो शाह ईरान वाली थी। इन्हीं ने आते ही इमाम खुमैनी ने उसको डिज़ोल्व कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये लड़ते रहे और 8 साल तक लड़े, और उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, उसको रीबिल्ड किया उन्हीं ने। यूरोपियन स्टैंडर्ड का, मैं अभी गया था देख के आया, मुझे तो बड़ी ताज्जुब हो रहा था, यूरोपियन स्टैंडर्ड का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उनके यहाँ हर तरह के इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे, उन पर काफ़ी काम हो रहा है। मेडिकल साइंसेज में वो काफ़ी हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो डिफेंस सेक्टर में उन्हीं ने जिस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स और बहुत सी चीज़ें जो डेवलप की हैं वो रिमार्केबल हैं, उनका बहुत बड़ा मार्केट भी बनता हुआ उनको दिख रहा है। तो इस तरह से वो उनको लगता है कि भाई सैंक्शन सब हटने चाहिए, और मैं समझता हूँ अगर सैंक्शन हटेंगे तो ये रिजीम काफ़ी लिबरल हो जाएगी ईरान के अंदर। फिर ईरानी जनता जो है, इनको जब तक ये हार्ड लाइनर हैं टॉलरेट करेगी। ईरानी एक जनता का सेक्शन चाहता है कि ये रिजीम जाए, मगर वो ये नहीं चाहता कि ये रिजीम जाए और प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाए, जैसे पहले हो गया था रजा शाह की। अगर अमेरिका ने जिस तरह बात की थी कि उनके लड़के को ला के बिठाएंगे, तो वो संकेत से और डर गए हैं, जिसने और ज़्यादा इन लोग को यूनाइट कर दिया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ईरान की, ईरान है वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ईरान बातचीत करेगा, बहुत सी चीज़ें उसने